नमस्कार। आज स्टूडियो में हमारे बीच देश के एक प्रख्यात कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता उपलब्ध हैं। आज हम उनसे कुछ ऐसी चर्चा करेंगे जो आज से पहले कभी नहीं की गई होगी शायद। वो एक बहुत ही मशहूर फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ करी हैं कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स पर, जो ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उस पर बहुत सारे मरीजों पर उन्होंने ट्रायल किए हैं। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ ओपन हार्ट ट्रायल किया हुआ है, जिससे कि ये पता चला कि मरीजों में ये हृदय रोग, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर क्यों होते हैं और इनको पूरी तरीके से कैसे इनको ठीक किया सकता है। और आज हम इस विषय पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे कि यह सब जो जर्नी है कैसे शुरू हुई। तो डॉक्टर सतीश गुप्ता, नमस्कार। आज मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ज़्यादातर डॉक्टर बनते हैं, MBBS किया, MD किया और दूसरे स्पेशलाइजेशन किए, और एक दिनचर्या शुरू हो जाती है डॉक्टरों के जीवन की कि क्लिनिक खोली, नर्सिंग होम खोला, हॉस्पिटल खोला या बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, और उसके बाद एक रेस शुरू हो जाती है धन के पीछे। हम धन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी यात्रा में इतना उतार चढ़ाव आया जो कि पूरी दुनिया के डॉक्टरों से बिल्कुल भिन्न है। इसके पहले कि हम आपकी एज ए डॉक्टर यात्रा से समझें, आपका जीवन कैसा रहा, आपका बचपन कैसा रहा, आप किस परवरिश में रहे, आपके परिवार की पृष्ठभूमि कैसी रही, और उससे आप इस यहाँ तक पहुँचने की पूरी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आपके अंदर ये सब नई चीज़ें डेवलप हुई। तो एक एक करके मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में वो कौन सा क्षण था जब आप में ये ऐसा परिवर्तन आया। सर, जैसे बचपन से मुझे याद है, 4 साल की उम्र से, तब से मैं अपनी जीवन यात्रा आपसे शेयर कर सकता हूँ, अपने व्यूअर से शेयर कर सकता हूँ कि 4 साल की उम्र में हमारा एक बहुत बड़ा बिजनेस था कोलबाग में जी। होलसेल क्रेन डीलर थे जी। बहुत हमारा मतलब प्रॉस्परस बिजनेस था, बड़ा घर था, और अचानक ऐसा हुआ कि किसी वजह से बिजनेस में लॉस हुआ एंड वी केम टू दी, एकदम हम लॉस में चले गए और उसके साथ हमारा लॉस नहीं, लोन भी हमारे पास, और लोन के साथ साथ हम लोग जो है उस मकान से, उस बिज़नेस को छोड़ के हम अचानक ऐसे एक मकान में आ गए, किराए के मकान में आ गए, और बड़ा परिवार था उस समय हमारी फैमिली में 9 मेंबर्स थे। मतलब कहाँ इतनी अच्छी स्थिति थी परिवार की, हालांकि वो जो कारण एकदम ऐसी स्थिति आ गई कि बिजनेस का कारण कुछ और, तो बिजनेस में लॉस होने का कारण कुछ और नहीं था, क्रोध था। क्रोध, एक हमारे परिवार के ही किसी सीनियर मेंबर का किसी बात को मतलब रिएक्शन कर दी। तो रिएक्शन मतलब जैसे होता ना, बड़ेपन से आप तुम ही रख लो सब कुछ, इम्पल्सिव रिएक्शन। और उसकी वजह से उन्होंने, जैसे होता पुराने जमाने के लोग होते थे कि भाई हमें, आज के जमाने में भी लोग रिएक्शन इसी तरह करते हैं और एक कोई क्षण गुजर जाता है, उनका पूरा जीवन बदल जाता है। और ऐसा ही लगता है आपके साथ हुआ। सारा जीवन जो है एकदम बदल गया, और उसमें हम लोग एकदम इतने बड़े परिवार, सब कुछ उनके हवाले करके, एक घर का ही, बाहर का किसी का नहीं, कि इनकम टैक्स का है किसी का नहीं, पता हमारे घर में ही हमारे किसी रिलेटिव से ऐसा हुआ, और क्लोज रिलेटिव से। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए किराए के मकान में, और बड़ा परिवार था, फादर के ऊपर लोन भी आ गया, और हमारे जो है साथ साथ हमारे इनकम, उनकी जो सैलरी थी लगभग 100 रुपीज़ पर मंथ थी, जिसमें से हमारे जो है 30 रुपये किराया था मकान का, और 35 रुपये में लोन में देना पड़ रहा था, और 35 रुपये में हम अपना इतना बड़ा घर चला रहे थे। तो बड़ी मतलब एक हार्डशिप वाली लाइफ रही बचपन, इन शॉर्ट हार्डशिप वाली लाइफ रही। उसमें हमने गुजारा किया, घर में भी काम किया, पिताजी ने तो किया ही, किंतु माताजी ने भी बहुत काम किया, बच्चों ने भी शुरू से बहुत ध्यान रखा। और क्योंकि मैं बड़ा था हालांकि मुझसे एक बड़ा भाई बहन थे, किंतु वो इतने जिम्मेवारी से नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेरे को जैसे मदर का मेरे से बहुत ज़्यादा वो था, क्या बोलते हैं, अफेक्शन था, और प्लस हम आपस में दूसरे को समझते थे।
तो माताजी और मैं बस हम लोग सबसे रात में हमें ही वो बेयर करना पड़ा। और मैं समझता हूँ जैसे कि थोड़े दिन हुए थे हम वहाँ से आए हुए, जो पिताजी पे लोन था सारी रात नींद नहीं आती थी उनको, तो प्रेशर था कैसे क्लियर होगा इतना बड़ा लोन। उस समय का 30,000 रुपये, 32,000 रुपये का लोन। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 35 and 23 से 57 ईयर्स 58 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय 30,000 का लोन बहुत, अर्ली 60s की बात कर रहा हूँ। 30,000 रुपये बहुत वैल्यू होते थे। आज की तारीख में उसको 3 करोड़ से कम नहीं कहेंगे। राइट। तो वो लोन था, तो उसमें जो है बस ये था कि हम, तो पिताजी को अचानक से एक दिन छाती में दर्द हुआ, चेस्ट पेन हुआ और घबराहट हुई, पसीना वगैरह आया। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा ये तो हार्ट अटैक आ गया। उसमें ECG नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, कोई कार्डियोग्राफी नहीं थी, कोई कार्डियक एंजाइम्स नहीं होते थे। और पिताजी को पता लगने के बाद और कहा गया कि इनको कभी भी कोई तरह की स्ट्रेस नहीं देनी है आपको, इनसे हर बात जो वैसे कोई टेंशन वाली बात आती। तो हार्ट की बीमारी क्या होती है बचपन से मैंने समझी है, देखा है घर में, उस फियर में, उस इनसिक्योरिटी में मैं जिया हूँ। तो हम लोग बचपन से वैसे हो गए और एक अंदर इनसिक्योरिटी भर गई और अंदर से किसी बात को शेयर करना पिताजी से, बस माताजी और मैं सब कुछ मैनेज करना, देखना और अपना शेयर करते थे। तो वो स्ट्रेस एक बचपन से मेरे अंदर भी बिल्डअप हो गई, इनबिल्ट स्ट्रेस हो गई, इनसिक्योरिटी पैदा हो गई और वो चलता गया और हम लोग आगे बढ़ते गए। मैं स्कूल छोटी क्लास में आया, पहली क्लास पास की, मैं टॉप किया और टॉप करने से वो उधर के क्या हुआ, मेरे को अपना एक स्कॉलरशिप मेरी बन गई जो मुझे 15 रुपये पर मंथ। मतलब बचपन से ही पढ़ने में मेधावी थे, तो वो उसमें सेकंड क्लास से मुझे वो स्कॉलरशिप मिलने लगी और अच्छा था, 15 रुपये महीना मिलना और 9 रुपये जो है वो 9 पैसे फीस थी। तो अच्छा चलता गया। तो हम लोग चलते आगे बढ़ते गए। फिर तभी से थोड़ी ट्यूशन भी शुरू करी मैंने, थोड़े से बचपन में ही अपने से नीची क्लास के बच्चों को ट्यूशन देने लगे। मतलब आपने सेकंड क्लास से ट्यूशन देना शुरू कर दिया? हाँ, सेकंड में आप समझ सकते हैं कि आसपास के जो पेरेंट्स होते थे ना, कहते हैं ये बच्चा ना बहुत ही डिफरेंट है। और टीचर्स भी समझते थे बच्चा जो सब कुछ पहले से याद कर लेता है तो इसको तो बहुत अच्छा आता है। क्लास में भी मेरे को खड़ा कर देते थे, मैं छोटा बेंच पे खड़ा होकर कहते थे बच्चे बेटा तुम पढ़ाओ, मैं जरा कुछ काम से जाता हूँ, टीचर मुझे बता जाते थे। ऐसे ही मेरी शुरू से रही थी, तो ऐसा चलता गया और मैं हमेशा ट्यूशन करता रहा, आगे पढ़ता रहा और हमेशा टॉप करता रहा। तो इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन क्या हुआ कि हम जो है 11th क्लास का एग्ज़ाम था, 11th उस समय 10+2 नहीं था, 11th था, 11th क्लास था, हाई सेकेंडरी कहते थे। तो मैं उसमें भी मैंने अच्छे मार्क्स आए और मैंने एरिया में अपने टॉप किया। तो उसमें जो है फिर फादर की इच्छा नहीं, फादर को इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं वो मुझे पढ़ा सकें, किंतु फादर ने कहा बेटा तुम, उनके फ्रेंड्स ने कहा तुम्हारा बेटा तो बहुत होनहार है, इसको आप कैसे करके पढ़ाओ। मैंने एग्ज़ाम, तो आपका परिवार जैसे व्यापारी परिवार था, घर में व्यापार होता था, फादर छोटी जॉब भी करते थे, तो आपके मन में ये डॉक्टर बनने की प्रेरणा कैसे आई? ये डॉक्टर बनने का मेरे को प्लान नहीं था। हालांकि मेरे को जो मैंने कहा पेरेंट्स, फादर को हार्ट की समस्या थी और बल्कि मैं एक बात और मैं सोच रहा हूँ कि फादर आगे पढ़ाई की और डिपार्टमेंट एडवोकेट बन गए, तो मुझे फिर वो लिखवाते थे छठी क्लास से कि सारे स्टेटमेंट रात में बैठ के लिखते थे हम लोग। मतलब फादर को असिस्ट करते थे उनके प्रोफेशनल एक्टिविटी में, उनके रात भर उनकी चिट्ठियां लिखना, उनका तैयार करते थे, कोर्ट के स्टेटमेंट जी वो तैयार करते थे आप। तो हेल्प करता था, मतलब अपनी पढ़ाई भी करते थे, ट्यूशन भी करते थे, सब कुछ करते थे। और करते करते हम लोग जब 11th में पिताजी ने कहा बेटा देखो ऐसा है, तुम जो है वो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मैंने दिया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। वो 75 रुपीज़ मुझे स्कॉलरशिप, और आपको स्कॉलरशिप अच्छी मिलने लगी। 15 रुपये से 75 रुपये हो गए आपके। तो वो जो बढ़ा ना, तो उससे साथ में पिताजी ने कहा देखो बेटा ऐसा है, देखो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ MBBS करा दूँगा, पर तुमको एक ही अटेम्प्ट में पास करना है, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। अच्छा। तो हमने जो है तैयारी की, पढ़ाई, क्योंकि हिंदी मीडियम था। हाँ, हमने हिंदी मीडियम से 11th पास की। फिर एक साल हमने BSc पार्ट 1 में जो था BSc पार्ट 1 करना पड़ता था। हमारी हालत ये थी कि BSc पार्ट 1 जब किया तो उसमें हमारे 10 में से ट्यूटोरियल में 10 में से 2 या 3 नंबर आते थे। अंग्रेजी इतनी समझ नहीं आती थी। अच्छा। थोड़ी बच्चे फादर से लिखते स्टेटमेंट, उसकी वजह से आती थी थोड़ी समझ। तो धीरे धीरे हमने मेहनत ऐसी की, BSc पार्ट 1 जो उसके पहले मेडिकल PG मतलब MBBS एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पहले, वो हमने ऐसा किया कि हम उस BSc पार्ट 1 में टॉप किया। जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हमारे कॉलेज में, रामजस कॉलेज में जो बच्चे थे, उनको आश्चर्य हुआ कि ये लड़का
और हमारे टीचर्स को आश्चर्य टॉप कैसे कर गए। पर हमारी इतनी मेहनत थी उस समय, करण करावनहार तो परमात्मा ही है, तो लगन थी। नहीं, आपकी लगन थी, आपका स्वभाव ऐसा था, लगन थी कि हाँ, हमने दिन रात पढ़ के उसमें भी टॉप कर दिया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और फिर उसके एग्जाम हुआ तो हमने उसमें भी हमारा 4th रैंक आ गया। अच्छा, दिल्ली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में। ओके। तो MBBS में एडमिशन हो गया। तो आपका MBBS में एडमिशन मौलाना आजाद में हुआ। तो आपने शुरू से ही ये प्लान कर लिया था, परिवार की प्रेरणा से या किसी और कारण से, कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आपने एग्जाम दिया, चौथी नहीं, पोजीशन। ऐसा मुझे नहीं, मैं तो वो तो सर्कमस्टेंशियल था। मेरी तो इच्छा ये थी कि मैं फादर को, मेरी 11वीं क्लास से हो गई, मेरी जो मन की इच्छा थी फादर को मदद करूँ, उनको असिस्ट करना, कुछ व्यापार क्लर्क बन के भी, कुछ भी बैंक में नौकरी करूँ, कहीं नौकरी करके मैं करूँ। तो फादर ने कहा बेटा तुम्हारा तो, लेकिन फादर की इच्छा थी कि आप डॉक्टर बने, क्योंकि अपने मैं देखा बचपन से अपने मन की भावनाओं को एक्सप्रेस करने की जगह नहीं थी। बिकॉज फादर की इनसिक्योरिटी, गरीब परिवार में जी, कमजोरी जो थी, जो फाइनेंशियल था, प्रेशर्स थे बहुत सारे, जी जी, तो उनके कारण मैं कभी अपने मन की बातें कह नहीं पाता था। इच्छा होती थी पर मैं कभी कह नहीं पाता था। जो पिताजी का हाँ जी। तो ड्यूरिंग मेडिकल एजुकेशन मौलाना आजाद में जो आपने किया, MBBS किया, तो उस समय आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या रहा? अच्छी परफॉर्मेंस रही, हमेशा अच्छे रहे, अच्छे स्टूडेंट रहे, अच्छी वातावरण बहुत अच्छा था वहाँ, एजुकेशन बहुत अच्छी थी, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, मैं मतलब क्रीम था, मतलब ओके, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी थी, टीचर्स बहुत अटेंटिव थे, मैं आज भी उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मेरे टीचर्स भी कहा करते थे बेटा तुम तो ऐसे डॉक्टर बन जाओगे अगर सही ढंग से करोगे कि तुम्हें कोई भी इंस्ट्रूमेंट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके MBBS करने के बाद फिर आपने क्या प्लान किया? फिर MBBS करने के बाद इंटर्नशिप थी, तो 1 साल इंटर्नशिप किया, फिर हाउस जॉब किया। हाउस जॉब 1 साल का कंपल्सरी हाउस जॉब होता है, मेडिसिन और गायनी में मैंने हाउस जॉब किया। तो मेरा ये था कि अगर सपोज मुझे इसके बाद आगे ना पढ़ने को मिले तो कम से कम मुझे प्रैक्टिस करूंगा तो मेल फीमेल जैसे सब तरह के पेशेंट देख सकूँ। इस एम के से मैंने मेरा PG एंट्रेंस का एग्जाम हुआ, मुझे 3/4 नंबर से मेरी MD मेडिसिन रह गई, सिलेक्शन नहीं हो पाया। ओके, आपकी इच्छा मेडिसिन में ही करने की इच्छा। उसके पीछे भी रीजन था, क्या था, मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा, एयरफोर्स में एग्जाम था तो मैं सिलेक्शन हो गया। उसके पहले IAS का भी एग्जाम दिया हुआ था। IAS प्रिलिमिनरी मेन दोनों पास हो गए थे, इंटरव्यू भी पास हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं अब ज्वाइन नहीं करता। तो IAS तो भारतवर्ष में सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है और सब लोगों का सपना होता है कि मैं IAS अफसर बनूं, और आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद भी आपने उसको प्रेफरेंस नहीं दी, कोई विशेष कारण? मेरे फादर ने कहा बेटा तुम IAS करोगे, यू बिकम सच ए नाइस डॉक्टर, इतने लोग आपको मानते हैं, तो IAS कर क्या करोगे, तो ये तो नोबल प्रोफेशन है, उसमें क्या नोबिलिटी है, तो आप उसमें कुछ नहीं जाओ, आप इसमें ही करो। तो तब तक आपको ये लगने लगा था कि हमको ये नोबल प्रोफेशन में रहना चाहिए, या फादर की इंसिस्टेंस थी इस वजह से आपने? मेरे को IAS के प्रति ऐसे अट्रैक्शन नहीं था, बस ऐसे फॉर्म भर दिया था। ओके, और IAS के प्रति अट्रैक्शन कभी, हाँ एयरफोर्स में जरूर मेरे को अट्रैक्शन था। हाँ, आई वांटेड टू फ्लाई, मैं फ्लाई करूँ, मैं ऐसा करूँ, वो था, उसके प्रति अट्रैक्शन था। क्योंकि मैं काफ़ी सारे एयरफोर्स ऑफिसर से मिला था, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, तो मेरी दिल तो थी। पर जिसने मुझे ज्वाइन करना था 30th विंग सहारनपुर में जो विंग थी, उसमें पहली पोस्टिंग आई थी। और जैसे मॉर्निंग में मैंने फादर को, पिताजी आज शाम को जाना है, और ऐसे शाम को ट्रेन है हमारी। एयरफोर्स में जब आपका सिलेक्शन हो गया और वहाँ पर आपकी इच्छा भी थी, तो उसमें फिर क्यों नहीं जाना हुआ? हाँ, मेरा फ्लाइट लेफ्टिनेंट की तरह से हुआ था। मुझे जिस दिन ज्वाइन करना था, तो फादर ने मॉर्निंग में कैसी खबर थी न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में, तो फादर ने कहा रिपोर्टर न्यूज़ देखो, तुम्हारी लाइफ तो बहुत सिंपल है, और तुम ये सब करोगे, कहाँ जाओगे, तुम चाय कॉफ़ी पीते नहीं, तो प्याज लहसुन खाते नहीं, किसी को कुछ बोलते नहीं, चुप रहते हो, वहाँ कैसे आप उनके बीच में कैसे, वहाँ की लाइफ ऐसी होती है। तब तक आप ये MBBS कर चुके थे? हाँ, MBBS तो हो गया था, MBBS के बाद हाउस जॉब भी हो गया था, इंटर्नशिप हाउस जॉब हो चुका था, 2 साल हो गए थे। तो उसके बाद जब फादर ने मना कर दिया तो फिर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं जाएंगे, फिर क्या किया? बस फादर ने कहा, एक मेरी बचपन से आदत थी, पिताजी माताजी ने कुछ कहा तो आप उसको पूरा ना नहीं करना, ये हमें अपने दादाजी से एक अच्छे बच्चे की तरीके से, कि उनका मतलब फाइनल उनका आशीर्वाद है तो जाएंगे, तो नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल।
तो ये अभी तक भी ऐसा है, मतलब नहीं, बड़ों नहीं, के साथ ये ऐसा बहुत हुआ। अच्छा है। आज की तारीख में ये प्रेरणा लेनी चाहिए बच्चों को कि आज जब बच्चे अपने माता पिता का कहा नहीं सुनते हैं, आपने अपने इतने अच्छे बने बनाए करियर को, एक आपने एयरफोर्स का करियर, एक आपने आईएएस का करियर जो कि भारतवर्ष में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, आपने खाली उनकी कहने की वजह से आपने छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा प्रेरणा का कारक है और हमारे नौजवानों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कुछ भी हो, कितना बड़ा से बड़ा अचीवमेंट हो, यदि हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं तो उनकी भावनाओं को कदर हम लोगों को करना चाहिए। उसका लाभ भी बहुत मिलता है, जो आज की तारीख में आज की नई जनरेशन उसको नहीं उस ढंग से देख रही है। क्योंकि उनकी ब्लेसिंग के बगैर मैं देखा है जीवन में सफलता नहीं मिलती है। सफलता नहीं मिलती भले हमें पैसा मिल जाए, पद नाम मिल जाए, अंदर की खुशी जो कहते हैं ना, वो नहीं क्योंकि मिलती। ये दे आर कॉल्ड हीलिंग एंजल्स, दे आर ऑलवेज विद अस। यस, एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रेरणा है जो सभी हमारे नौजवान साथियों को ऐसे लेनी चाहिए। फिर आपने क्या किया उसके बाद? बस देन मैंने एग्ज़ाम दिया था पीजी एंट्रेंस का, तो मैंने बताया कि मुझे एमडी मेडिसिन नहीं मिल पाई। मेरी सेकंड चॉइस मतलब थी दूसरी, जो मुझे मतलब पीएसएम की प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन की चॉइस थी, तो वो मैं करना नहीं चाहता था जी, वो मुझे मिल गया था जी, पर एमडी मेडिसिन मेरी 3/4 मार्क्स से रह गई। तो फिर आपने तो फिर मैंने कहा कि इधर पिताजी ने कहा, मेरे मन में भी था कि फादर को मदद करूं, छोटी सिस्टर थी उसकी शादी करनी थी और जिम्मेवारियां थी घर की, तो फिर मैंने जो है प्रैक्टिस शुरू कर। मतलब घर की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो आपके मन में ये भावना आई कि मैं अपने जिस लायक में बन गया हूँ तो परिवार की मदद करूँ, भाई बहनों की मदद करूँ, माता पिता की मदद करूँ। तो मैंने प्रैक्टिस शुरू की और मैं जल्दी ही, मतलब मैं समझता हूँ 1 महीना लगा हुआ प्रैक्टिस शुरू, मतलब एकदम इट बिकेम वेरी प्रॉस्पेरस, मतलब बहुत क्या बोलते हैं, मतलब वैसे ऐसे आपका ऐसा सबमिसिव नेचर रहा होगा कि जिस वजह से लोग आकृष्ट हुए होंगे। काबिलियत तो होती है लेकिन किसी के व्यक्तित्व का भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। ऐसे लोग मतलब आसपास के दूर दूर से भी लोग आने लगे और पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर के रात 11 बजे तक क्लिनिक भरा रहता था। बीच में सिर्फ आधा पौना घंटा लंच के लिए मिलता था, कभी तो वो भी नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने वहाँ बेड्स ऐड किए, क्लिनिक किया, क्लिनिक छोटा सा था, फिर आगे बड़ा किया, फिर आगे और आगे पीछे बेड्स ऐड किए। तो मैं ऐसे करके प्रैक्टिस एकदम कहते रोलिंग प्रैक्टिस से कहते हैं ना, पेशेंट से फुर्सत खत्म हो गई। मतलब आप आज की तारीख में ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके परिवार में कब से ये ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जागरूकता थी और लोग प्रैक्टिस कर रहे थे परिवार में? 1968 से ही हमारी मौसी जी कहते हैं मदर की छोटी सिस्टर, वो सोनीपत में थी, उन्होंने तब से वो ज्ञान में चलना शुरू किया। उन्होंने पहले से 67 68 से शुरू 66 से शुरू किया होगा। तो उनके द्वारा ही उन्होंने मोटिवेट किया मेरी मदर को कि ऐसे से एक संस्था है और ऐसे बहुत सुंदर वहाँ का ज्ञान है और समझ है। तो उन्होंने फिर आके मोटिवेट किया मदर को, तो फादर और मदर ने दोनों चलना शुरू किया। अच्छा। और हमारे घर में गीता पाठशाला शुरू हो गई 68 लॉन्ग बैक। मतलब आप जब 10 साल के रहे होंगे, 9 साल के रहे होंगे, तभी से गीता पाठशाला आपके घर में शुरू हो गई थी। हमारे घर में टीचर बहने 12 बजे के आसपास आती थी और उससे पहले मेरा स्कूल 12:30 बजे का था, तो मैं पहले आसपास की टीचर माताओं को, भाई बहनों को बुला लेता था कि हमारे घर में ऐसे टीचर बना रही और आप आए 12 बजे सत्संग के लिए पधारे। तो फिर उसका स्कूल चले जाते थे। उसके बाद तो ये घर में तो ऐसा माहौल था, लेकिन आपका रुझान ब्रह्मा कुमारीज में कब से और क्यों हुआ? नहीं, बचपन से स्पिरिचुअलिटी के बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरे फादर के पास बहुत सारी किताबें थी, वो खुद भी बहुत अच्छे आध्यात्मिकता की तरफ काफ़ी उनका रुझान था। सब किताबें पढ़ी बचपन से, रामतीर्थ को पढ़ा, योगानंद को पढ़ा, स्वामी शिवानंद को पढ़ा, उनके फॉलो भी किया, उनके मेडिटेशन करते थे और सब कुछ करते थे। और किंतु मुझे ऐसे इस वजह में सोच रहा था कि परमात्मा कैसा होता है, क्या उससे कनेक्शन, कैसे उसको हम हमेशा याद करते हैं, हीलिंग के लिए भी याद करते हैं, धर्मंतरी के रूप में भी याद करते हैं। तो वो कैसे होती है, हीलिंग कैसे होती है, मेरे में क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी। और कुछ मैं आईएएस किया तो उसमें साइकोलॉजी मैंने एक सब्जेक्ट लिया था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो उसकी भी गहराई में गया था। तो मैं समझा था कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कि वो मुझे इसको जानना ज़रूरी है। तो वो जब मैंने देखा, तो फिर उसके बाद जैसे जो प्रैक्टिस में मैं यूज़ करने की कोशिश करता था, मरीजों से बात करता था, उनके दुख सुख को समझता था, उस तरह से उनसे, इसलिए लोग मेरे पास ज़्यादा आते थे, क्योंकि उनके पास उनसे 2 मिनट बात करना, प्यार से बात करना, हीलिंग करना, उनके पैसे का मेरा कोई इंटेंट नहीं रहा।
मतलब जो दे गया तो ठीक है, नहीं दिया तो मैंने कभी मांगा नहीं। मतलब पैसे दे दो, उनको पता है इतनी फीस है, तो मैंने मांगा नहीं कि भाई आप दे दो पैसे। आज के समय में जबकि पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है और इनफैक्ट सिर्फ पैसे के लिए ही सब सारे कर्म किए जा रहे कोई हैं। बिना पैसे दे चला गया तो मैंने कहा नहीं आप पैसे दे जाओ, तो वापस आकर के थोड़ी देर बाद आके डॉक्टर साहब आपकी फीस देना भूलिए, तो वो दे जाते थे, तो मैंने कभी नहीं मांगा। तो घर का माहौल तो आध्यात्मिक था, लेकिन आप और आपके अंदर भी संस्कार आध्यात्मिक थे। आप उस तरीके से लोगों को व्यवहार करते थे, सभी को बहुत सौम्यता से। लेकिन आपके अंदर ऐसा कब महसूस हुआ कि अब हमको ये ब्रह्मा कुमारीज की जो शिक्षाएं हैं, जो योग है, जो ज्ञान है, इसको हमें गहराई से फॉलो करना चाहिए? नहीं, बचपन से जैसे जाना, सेंटर पे जाना, वो सब था, किंतु हमारा उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था जी। हमारी ड्राइंग रूम ही हमारी वो उसमें जैसे एक चित्र लगे हुए थे, वहीं बैठ के पढ़ते थे, कभी इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ। हाँ, हालांकि सेंटर पे जाते थे, टोली खाते थे, टीचर बहनों से मिलते थे, दादियों से मिलते थे, पांडवन जाते थे, वहाँ फंक्शन होते, 73 में मेला था वहाँ पर लाल किला पे रामलीला ग्राउंड में, वहाँ भी हम जाते थे माता पिता के साथ रेगुलर। किंतु हमें ऐसे नहीं हुआ कि ना माता पिता ने कहा, ना कभी हमने कोशिश की कि एक टोली खाने से मतलब प्रसाद जो मिलता है वहाँ का और कुछ वो अच्छा लगता था वहाँ जाना, पर कभी अपने, क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और पारंगत थे, तो इसलिए इधर ध्यान नहीं दिए। तो जब मैं एग्ज़ाम ये हो गया हमारा, जब प्रैक्टिस शुरू हो गई और फिर हमारी शादी भी हो गई, उसी टाइम बच्चा भी हो गया, एक बेटा भी आया हमारी लाइफ में, एक बेटा आया। तो जब लगभग अभी 86 की बात है, मुझे याद है 15। शादी 85 में हुई थी? नहीं, शादी 83 में। 83 में हुई थी, हाँ। 83 नवंबर में हो गई। ओके। मैं प्रैक्टिस शुरू करने के बाद 7-8 महीने के बाद ही मैरिज में, और वो जो है जीवन चल रहा था, अच्छा चल रहा था। फिर 15 जनवरी 1986 की बात है, मुझे उस दिन मेरा बर्थडे भी होता है। अच्छा। 15 जनवरी को। मैं ये मन में था कि मैं हमेशा अपने बर्थडे को स्पेशल, मतलब ऐसे कोई मनाता नहीं था, किंतु बट आई यूज्ड टू थिंक अबाउट व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जो मेरा एम, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है और मुझे क्या करना चाहिए। मैंने माता जी को भी कहा था बेटा कि माता जी, मैं ना अभी मेरी इंटर्नशिप पूरी हो गई, अब मैं जो है चाहता हूँ 1 साल के लिए कहीं अकेली जगह पे जाना, हिमालय में कहीं चला जाऊँ और मैं जाकर तपस्या करूँ, भगवान से मिलके फिर 1 साल बाद आ जाऊँगा, फिर आगे मैं कुछ जो भी करूँगा। तब तक मैंने IAS का एग्जाम, कुछ एग्जाम नहीं दिया था। अच्छा अच्छा। हाउस जॉब के बाद ही, हाउस जॉब के दौरान मैंने तो मतलब माता पिता का क्या कहना था? माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी तो वैसे ही मर जाएंगे, तो अगर ऐसे करेगा। अच्छा, तो ये विचार आपके मन में रह गया? आप जा नहीं पाए? मैं जा नहीं पाया, मतलब हालांकि मेरी जन्मपत्री में लिखा था ये बच्चा बड़ा होकर के पहाड़ों में चला जाएगा, घर में नहीं रहेगा। नहीं, आप गए तो, लेकिन डिफरेंट तरीके से गए। हाँ, तो ऐसा मेरा, और मेरी उम्र भी बहुत कम लिखी हुई थी, 46 ईयर्स मेरी जन्मपत्री में लिखी। अच्छा, आपके जो हॉरोस्कोप है उसमें आपकी आयु 46 ईयर्स थी? हाँ, इस विषय में फिर अभी चर्चा करेंगे। हाँ, पहले तो ये जो है, जब मैं इसमें आ गया तो यहाँ पर आने के बाद फिर जो है, जब मैंने बताया ना, मैं जब वो 15 जनवरी 1986 को मैं वो एक एग्जीबिशन थी ब्रह्मा कुमारी की, वो टीचर बहने आई थी से हमारे क्लिनिक पे, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप हमारी उसका उद्घाटन करेंगे। मैंने कहा दीदी मुझे नहीं बुलाओ, किसी MLA को बुलाओ, काउंसलर को बुलाओ, मेयर को बुलाओ, उससे उद्घाटन करेंगे। आपकी यहाँ इस एरिया में ख्याति बहुत है। अच्छा। सब तुमको जानते हैं और तुम जाएंगे तो आपके द्वारा होगा तो सब लोग आएंगे। हाँ। तो मैं आज चला गया 2 बजे के आस, 2 बजे थे लगभग, और जैसे कैंची काट रहे थे, कैंची से रिबन काट रहे थे। हाँ। तो हालांकि आसपास बहुत भीड़ थी, तो मुझे जैसे किया और अंदर से आवाज़ आनी शुरू हुई, क्या तुम जो कर रहे हो, क्या उससे सारी दुनिया ठीक हो जाएगी? और वो जो टीचर बहन जो थी हमारी, तो एक थी जो हमें समझा रहे थे चित्र, ब्रह्मा कुमारी के जो एग्जीबिशन होते ना, तो मेरे अंदर कोई चल रहा था, क्या तुम सारी दुनिया को ठीक कर सकते हो? जो तुम कर रहे क्या वो ठीक है, क्या काफ़ी है? तो ये एग्जीबिशन हो गया। घर आया, लंच किया तो भी आवाज़ गूंज रही, घर रास्ते में भी आवाज़ गूंज रही अंदर। मैं शाम 15 मिनट रेस्ट किया, आधा घंटा तब रेस्ट किया होगा, मैं वापस क्लिनिक पे आया तो भी आवाज़ गूंज रही। तो लगातार अंतर्मन में द्वंद्व चलता रहा। और 15 को ही रात को मैंने फिर, हालांकि हमारी जो वाइफ है, हमारा बेटर हाफ है, वो उनकी दिल थी कि मैं
काफ़ी समय से अपने मायके जाने का उनका था, अच्छा तो मैंने कहा ठीक है, कल थर्सडे था, बुधवार का दिन था, थर्सडे को मैं मेरा क्लिनिक छुट्टी रखता था। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, कल थर्सडे, तो कल चलें आपके यहाँ? उसने कहा हाँ, मैं तो आपसे कितने दिन से कह रहा हूँ। तो ठीक है, तो उनको मैं उनके घर छोड़ा है 16 तारीख को से। अच्छा हमारा जो था इन लॉज हमारे लगभग 100 किलोमीटर दूर रहते थे यहाँ से, ओके तो वहाँ हम छोड़ के आए। ओके बेटा भी वहीं छोड़ गए। ओके। अब जो है उसके बाद मेरे को और चिंतन, हाँ। अकेला, हमारे घर में पेरेंट्स, चिंतन फिर और गहरा हो गया। एक दिन फिर मैंने मेरे फादर को, पिताजी मैं ना ऐसे चाहता हूँ कि मैं और आगे पढ़ाई करूँ, MD करूँ। नहीं बेटा, तुम्हारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, हम किसी MD को रख लेते हैं, तुम बहुत काम करते हो, हमको बहुत देख के अच्छा नहीं लगता, तो एक MD को रखेंगे, तुम 1-2 घंटा काम किया करो, आराम किया करो। हमने कहा हमको जाना पड़ेगा। तो मुझे याद है मैंने 5 फरवरी 1986 को मैंने प्रैक्टिस बंद कर दी। आपने बिल्कुल चलती हुई बढ़िया रोलिंग प्रैक्टिस जो है उसको आपने बंद करके और फिर MD में लोगों ने एडमिशन कहा ले लिया। कि शायद ये डॉक्टर का दिमाग ना खराब हो गया, हाँ। डॉक्टर शायद पागल हो, इतनी रोलिंग प्रैक्टिस छोड़ के लॉक लगा के और यहाँ से चले गए। मैंने अपने फिर से पढ़ने चलेगा। हाँ, मतलब पढ़ने चले गए, मैं तो बंद करके अपने किसी हमारे किसी रिलेटिव का फॉर्म था, खेत थे, तो वहाँ पे ही कमरा बना हुआ था, तो वहाँ जा करके चला गया, किताब उठा के। अच्छा अच्छा। और वहाँ बैठ के पढ़ना शुरू किया जंगल में, अच्छा, मतलब खेतों के बीच में, तो वहाँ जाके पढ़ना शुरू किया और पढ़ाई शुरू की। 2 महीने एग्ज़ाम पढ़ाई की हो गई, और मेरा एम्स में दिल्ली में सिलेक्शन हो गया। हाँ। और PGI में सिलेक्शन हो गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एक एग्ज़ाम मिला था, डिप्लोमा था वो, मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। 2 महीने की पढ़ाई से मेरा ऐसा हो गया, और क्योंकि उन PGI चंडीगढ़ का डिस्प्यूट चल रहा था पंजाब का, तो 86 की बात है, तो फिर उसने मैं एम्स में ज्वाइन कर लिया। और एम्स में जब जाने के बाद, एम्स में MD में एडमिशन हो गया? MD में। अच्छा। तो एडमिशन होने के बाद मुझे वहाँ एक क्वार्टर मिल गया हाइब्रिड नगर में। तो जब थोड़े दिनों के बाद मैंने क्वार्टर मिल गया, तो फिर मैं अपनी वाइफ को, क्योंकि अपने अभी तक वहीं थी, उसके लेके नहीं आया, 16 जनवरी से लेकर के, और मैं समझता हूँ जुलाई का महीना आ चुका था, तब तक वो अपने कमरे में लगभग 8-9 महीने। हाँ, 6-7 महीने तो वो वहीं पर थे, क्योंकि मैंने कहा भी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, तो ठीक है वहीं पर रही। बातचीत हो जाती थी, बीच में 1-2 बार जाना हुआ, पर तो मैं उसी में लगा, दिल से पढ़ाई करके सिलेक्शन हो गई। तो उस वहाँ ज्वाइन करने के बाद जो है ये जो है उनको लेके आ गए। अब हम लोग, हालांकि बहुत बिजी लाइफ थी एम्स में, और हम सुबह से लेके शाम तक, सुबह मुझे 7 बजे जाता था, रात को कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे घर आता था। 2 बजे से 6 बजे तक फिर रेस्ट किया, फिर 6 बजे उठ के नाश्ता करके फिर 7 बजे वापस। वो MD के दौरान बहुत बिजी रखते हैं, और आपने पूरा परिश्रम से किया। तो सेकेंड सैटरडे हाफ डे होता था, ओके, तो उस दिन हम लोग पिक्चर देखने जाते थे। ओके। तो ऐसे हम पिक्चर देखने निकल रहे थे, तो गए, तो रास्ते में ही आयुर्वेद नगर से उपहार एक सिनेमा था जो अक्रॉस एम्स था, तो उस सिनेमा हॉल में जाना था। तो हम स्कूटर पे थे, हमारा बेटा आगे खड़ा था स्कूटर पे, और पीछे वाइफ। तो रास्ते में एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर था, उसके ऊपर बाहर लिखा था गेटवे टू हेवन। तो उन्होंने कहा देखो यहाँ तो कोई स्पिरिचुअल म्यूजियम लिखा हुआ है, और साथ में लिखा गेटवे टू हेवन, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो आपको सिनेमा दिखाना है, बड़ी अच्छी फिल्म है, ऋषि कपूर की और श्रीदेवी की फिल्म है नगीना, और जो है वहाँ देखेंगे अच्छे से। तो कहते नहीं, वहाँ तो सब बेकार है, वहाँ अंधेरा होता है, बच्चा रोना शुरू करता है, तो मुझे वहाँ नहीं जाना। तो उस दिन आपके जीवन में जो गेटवे ऑफ हेवन था, वो पूरी तरीके से नए सिरे से अंदर गए हम, उसके बाद अंदर ही हैं। हाँ, उस दिन से जो ब्रह्मा कुमारी के गेटवे में आप पहुंचे, तब से आज तक उसी के अंदर ही रहे, और उसने आपके जीवन को बदल कर दिया। आपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, अलग अलग तरीके की समस्याएं देखी, लेकिन अल्टीमेटली एक सफल डॉक्टर बन गए। और ये हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सभी के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं कि जीवन में कभी भी आदमी को हारना नहीं चाहिए, परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन परिस्थितियों को अगर लगन से और जीवटता से अगर उनसे सामना किया जाए तो उनमें सफलता मिलती है। और जैसा आपके पूरे परिवेश को देखने के बाद ये महसूस होता है कि आपने बहुत लगन से मेहनत करी, और हमारे सभी दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप आए और आपने अपने उद्गार व्यक्त किए, अपने जीवन की, बचपन की जो कठिनाइयाँ थी उनका वर्णन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत
आभार, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।